हेलो एवरीवन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, उसका डेफिनेशन वगैरह मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है ना, उसको कैसे सॉल्व करना और क्या करना, वो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि अब हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ थ्योरम पढ़ने हैं, जिस थ्योरम के बेसिस पे हम उसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और वो कैलकुलेशन और वो थ्योरम है, उस थ्योरम का प्रूफ हमें अभी नहीं देखना है। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो प्रूफ देखने को मिलेगा, है ना। तो उस थ्योरम को देखते हैं। इस थ्योरम में दो वर्ड यूज होता है, बेसिकली एक ही वर्ड यूज होता है, लेकिन वो दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, पॉलीगन आपको पता है जो तीन या तीन से ज्यादा साइड से मिलके बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। तो पॉलीगन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है बस मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आपसे कोई ये पूछेगा नहीं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कॉनकेव पॉलीगन क्या है, तो इसका डेफिनेशन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बस दिखा देता हूं कि आपके पास फिगर कैसा होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा फिगर जो होता है, ये देखो ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से जो भी फिगर आपको दिखेगा, ये सारा फिगर क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉनकेव पॉलीगन आपको किस टाइप का दिखेगा, कॉनकेव पॉलीगन आपको देखो ये जो फिगर है, इस दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, है ना। इस वाले में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है, देखो ये भी चार वर्टेक्स इसमें भी है। ठीक है, और चार वर्टेक्स इसमें भी है। ठीक है, इस दोनों में देखो जो क्वाड्रिलेटरल एक है और एक ही है, इस दोनों फिगर में डिफरेंस दिख रहा है क्या। यहाँ पे जो भी आपका एंगल है वो देखो सारे एंगल 180 डिग्री से कम है, लेकिन इसमें अगर आप ये एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा कि आपका एटलीस्ट वन एंगल जो होगा वो है ना, वन एंगल जो होगा आपका वो 360 से 180 के बीच में होता है। ठीक है, और इसमें आपका सारा एंगल क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, है ना। तो 0 से 180 के बीच में यहाँ पे सारा एंगल आपको लाई करेगा और ऐसा मिलेगा। अभी के लिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हमें बस ये कॉनकेव टाइप का पॉलीगन ही मिलेगा, है ना। हमारे पास जो भी पॉलीगन मिलेगा वो अभी कॉनकेव पॉलीगन ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं जो डेफिनेशन लिखाऊंगा और जो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे उसमें कॉनकेव पॉलीगन टाइप का एक वर्ड आता है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका फिगर इसी शेप का होने वाला है। ठीक है, इस टाइप का आपका कोई फिगर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कुछ भी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ये फिगर भी क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो ऐसा फिगर हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए आपको बस यही पॉलीगन आपको देखना है। ठीक है, तो बस ये एक टर्म था, वो मैंने बता दिया। अब मैं आता हूं थ्योरम पे। ठीक है, तो एलपीपी प्रॉब्लम जो है और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन सिर्फ तीन थ्योरम पे बेस्ड है। बेसिकली दो ही थ्योरम है, लेकिन मैं तीन में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है मैं वो लिख रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम को ध्यान से देखो और इसी थ्योरम को बस हमें ध्यान रखना है कि इसी थ्योरम के बेसिस पे इस थ्योरम का आपको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम ये बोलता है कि फर्स्ट है let R be a feasible region, let capital R be a feasible region, है ना। और ये feasible region जो आपका फॉर्म होगा ये क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स टाइप का बनेगा। ठीक है, तो अभी आपको मैंने कॉन्वेक्स टाइप का बनाया है ना, तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये वर्ड यूज हो रहा था इसलिए मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों बता दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन बोल रहा है कि लेट आर बी अ फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए हम फिजिबल रीजन निकाल सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम
एंड z इक्वल टू ax प्लस by बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बस देख लो आप, मैं अभी एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन कैपिटल Z हैज एन ऑप्टिमल वैल्यू, है ना, कैपिटल Z क्या है, ये वाला टर्म, कैपिटल Z हैज एन ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब क्या हो गया, ऑप्टिमल वैल्यू मतलब क्या हो गया, आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज को क्लैरिफाई करके लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम एंड और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम कोई एक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वेयर when z has an optimal value, optimal मतलब maximum minimum, where the variables x and y, ठीक है, यहां पे आपको जो वेरिएबल लेना है वो हमेशा x और y के टर्म में ही लेना है। ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, है ना, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट हमारा कैसे डिस्क्राइब होता है, लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में, है ना, डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। द ऑप्टिमल वैल्यू, है ना, तो ये बोलता है दिस ऑप्टिमल वैल्यू must occur at the corner point, ठीक है, must occur at the corner point, है ना, और कॉर्नर पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है, ऑफ द फिजिबल रीजन, और फिजिबल रीजन हमारा क्या था, कैपिटल आर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझ लो, आपका प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये हमें बताता है मेथड कि हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसको हम समझने का ट्राई करते हैं कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कि ये क्या बोल रहा है, तो एक एक लाइन में आपको समझाता हूं। लेट आर बी ए फिजिबल रीजन, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक फिजिबल रीजन हम आर निकाल सकते हैं, और आर हमें कहां से मिलता है, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। याद होगा आपको, जो कंस्ट्रेंट था, कंस्ट्रेंट को हम प्लॉट करके फिजिबल रीजन बना सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो आपको आर समझ में आ जाएगा, और आपको एक ऑप्टिमल फंक्शन दिया होगा जेड के टर्म में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जेड भी बना के दिखाया था कि जेड कैसे बनाना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको जेड गिवन होगा। ठीक है, और कंस्ट्रेंट हमें गिवन होगा, तो कंस्ट्रेंट को हम प्लॉट करके क्या बना सकते हैं, यहां से हम आर प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन यही बोल रहा है कि आर एक फिजिबल रीजन है, और फिजिबल रीजन हमारा कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल होगा, ये भी आपको पता है। जेड हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जेड का अगर ऑप्टिमल वैल्यू, ये लाइन पढ़ो, व्हेन जेड हैज एन ऑप्टिमल वैल्यू, इसके बाद ये बोल रहा है दिस ऑप्टिमल वैल्यू, है ना, अगर आपका जेड का ऑप्टिमल वैल्यू होगा, ठीक है ना, इफ जेड हैज द ऑप्टिमल वैल्यू, तो बोल रहा है कि इस जेड का जो ऑप्टिमल वैल्यू होगा, दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट दी कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, आपका जो फिजिबल रीजन बन रहा होगा, उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पे आपका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, तो मान लो मेरे पास कुछ लीनियर इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही थी किसी कंस्ट्रेंट के बेसिस पे, मेरे पास मान लो ये इस टाइप से, लास्ट क्लास में मैंने ऐसा ही कुछ फिगर आपको बना के दिया था। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास इनइक्वालिटीज हैं, है ना, और इस इनइक्वालिटी के बेसिस पे जो हमारा, है ना, जो हमारा फिजिबल रीजन आया, लास्ट क्लास में मैंने इसी तरीके से प्लॉट किया होगा।
देखो आप पीछे वाला कॉपी पलट के, है ना। तो ये मेरा फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि ये आपका फिजिबल, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो फिजिबल सॉल्यूशन मेरा यही सारा पॉइंट होगा, है ना। ये जो आपको शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है, इसी पार्ट में हमारा क्या लाई कर रहा होगा, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन होगा, है ना। लेकिन इसी फिजिबल सॉल्यूशन में मुझे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना था, ठीक है। दो टाइप का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आपके पास जितने पॉइंट्स आपको ये वाला रीजन में दिख रहा है, ये सब क्या है, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक ना। ये सारा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। तो कितने फिजिबल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन ये थ्योरम क्या बोलता है कि ये तो फिजिबल रीजन है, सही बात है, लेकिन जो आपको ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, वो आपको, और ये जो आपका जिस पॉइंट पे आपको ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा, और ऑप्टिमल मतलब z हमारा क्या था, ax प्लस by फॉर्मेट का था, है ना। तो z की वैल्यू मैक्सिमम या z की वैल्यू मिनिमम, है ना, यही हमारा ऑप्टिमल वैल्यू होता है ना। और ये हमें कहां मिलेगा, ओनली एट वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है इस रीजन में, है कि नहीं, इस रीजन में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि इन सारे पॉइंट्स पे आपको कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ कहां पे मिलेगा, कॉर्नर्स पे मिलेगा। तो यहां पे देखो मेरे पास कितने कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी सी और ये डी। तो जो हमें z की ऑप्टिमल वैल्यू मिल रही है, यहां पे मैं लिख रहा हूं z ऑप्टिमल, है ना। ऑप्टिमल मतलब z मैक्सिमम मिनिमम, ये हमें सिर्फ कहां पे मिल सकता है, एट पॉइंट ए बी सी और डी, है ना। अब इस चारों में से किस पॉइंट पे मिलेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो इसी 4 में से एक होगा, ठीक है। बीच में अगर आप सोचोगे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पे हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें सिर्फ कहां पे मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा, है ना। और हमें कैसे पता कि ये कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमें मिलने वाला है, ये हमें ये थ्योरम बता रहा है, ठीक है। इस थ्योरम का प्रूफ हमें अभी नहीं पढ़ना है, बस हमें इस थ्योरम को समझना है कि ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरम हमें ये एक मेथड देता है कि अगर आपको सॉल्यूशन खोजना है या आपको z की ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ आपको कौन से पॉइंट्स चेक करने हैं, ये 4 पॉइंट्स ही हमें बस चेक करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है, याद होगा आपको, ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है। तो इस आर में जो हमारा सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन सिर्फ कहां पे मिलेंगे, ये आपको सिर्फ इसी वर्टेक्स में से किसी एक पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर है। तो फर्स्ट थ्योरम हमें बस यही बताता है कि अगर आपने अगर आर प्लॉट कर लिया है, तो आर के अंदर जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चेक कहां पे करोगे, आपको चेक करना है सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे ही हमें सॉल्यूशन मिलने वाला। तो ये मेरा फर्स्ट थ्योरम है। क्लियर है ना। तो फर्स्ट थ्योरम आपको समझ में आ गया, है ना। तो इसलिए हमने फर्स्ट थ्योरम आपको बताया कि फर्स्ट थ्योरम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम आपको क्लियर हो गया। तो फर्स्ट थ्योरम यही बोल रहा है, इसका काम यही है कि अगर सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, तो कहां पे अकर करेगा, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे, और किसी पॉइंट पे अकर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट चीज हो गया। दूसरी चीज हमें ये पता है कि जो हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मेरा फिजिबल रीजन होता है, फिजिबल रीजन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का होता है। कौन कौन टाइप का होता है, एक होता है बाउंडेड, याद होगा, बाउंडेड, और एक होता है अनबाउंडेड, ठीक है। एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। अभी के लिए जो आपके बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है, बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, बाउंडेड रीजन का ही सॉल्यूशन पढ़ना है कि बाउंडेड का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अनबाउंडेड का भी क्वेश्चंस आपके बुक में है, लेकिन उस वाले पार्ट को हमें अभी नहीं देखना है, ठीक है। अनबाउंडेड के लिए मैं लास्ट में, जब ये लेक्चर खत्म होने वाला होगा, है ना, मतलब कि ये सारा पार्ट जब खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं ऑप्टिमल वाले अनबाउंडेड रीजन में कैसे सॉल्यूशन निकलता है वो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वहां पे जो जेई वाले लोग हैं वो उस लेक्चर को देख सकते हो, लेकिन बोर्ड के लिए हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये बोर्ड में हमारे पास सिर्फ हमारे पास बाउंडेड रीजन का ही है, ठीक है। तो फिजिबल रीजन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। तो अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ बाउंडेड वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। क्लियर है। अनबाउंडेड वाले के लिए मैं लास्ट में एक लेक्चर बना दूंगा, जो सिर्फ जेई वाले देख के अपना काम
क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे थ्योरम पे। ठीक है, तो दूसरे थ्योरम पे आते हैं। दूसरा थ्योरम क्या बोलता है? दूसरा थ्योरम, तो पहला थ्योरम आपको समझ में आ गया। पहला थ्योरम हमें बस ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो आपका मिनिमम और ऑप्टिमल वैल्यू निकलेगा वो सिर्फ कहां पे निकलेगा? सिर्फ आपका कॉर्नर पॉइंट्स पे ही निकलेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा थ्योरम है, दूसरा थ्योरम लिखते हैं, लिख लो, लेट आर बी अ फिजिबल रीजन। ठीक है, फिर से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, लेट कैपिटल आर बी अ फिजिबल रीजन, लेट कैपिटल आर बी अ फिजिबल रीजन, लेट कैपिटल आर बी अ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कैसा होगा? कॉन्वेक्स टाइप का होगा, फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एंड लेट z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ए एक्स प्लस बी वाई बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये तो पिछले वाले टाइप के तरह ही है। ठीक है, तो r हमें पता होगा और z हमें पता होगा। ठीक है, अब यहां पे ये बोल रहा है कि अब यहां पे देखो एक फर्स्ट टाइप का आ रहा है, इफ कैपिटल आर बी। ठीक है, अब देखो कैपिटल आर इज बाउंडेड। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको रीजन बताया कि फिजिबल रीजन आपका दो टाइप का होता है, तो सेकेंड थ्योरम बाउंडेड के लिए आपको सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, इफ कैपिटल आर इज बाउंडेड देन, इफ कैपिटल आर इज बाउंडेड देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, then objective function z, then objective function z has both maximum and minimum, z has both maximum and minimum value on r, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑन आर, एंड ईच ऑफ these occur at the corner point of R। ठीक है, तो ये देखो सेकेंड थ्योरम जो है वो आपको ये बताता है कि अगर आपका रीजन बाउंडेड है तो बाउंडेड रीजन का आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आर फिजिबल रीजन है, ये हम ऑलरेडी पहले वाले थ्योरम में देख चुके हैं, और z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये भी हमें दिया होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है कि ये बोल रहा है कि अगर आपका r अगर बाउंडेड होता है, ठीक है, अगर r बाउंडेड हो तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ऑप्टिमल वैल्यू होगा, है ना, वो इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों मिलेगा आपको, है ना। तो बाउंडेड रीजन में आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा? मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखो एंड वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका रीजन आर बाउंडेड है तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यू मिलने वाली, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। और फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि आपको सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा? सॉल्यूशन कॉर्नर पे ही मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज ये बोल रहा है कि ईच ऑफ दीज, है ना, जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम अकर होगा वो कहां पे अकर होगा? वर्टेक्स पे ही अकर होगा। तो ये वाला लाइन तो हमारा पिछले वाला थ्योरम का ही था। ये वाला थ्योरम बस एक्स्ट्रा ये बता रहा है कि अगर आपका जेड बाउंडेड हो तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों मिलने वाला है। क्लियर है ना। तो आपको बाउंडेड रीजन का मतलब समझ में आ रहा हो? ठीक है, मैं फिर से एक कंस्टेंट को सेम उसी टाइप से प्लॉट कर दे रहा हूं। ठीक है, सेम उसी टाइप से मैं प्लॉट कर दे रहा हूं कि मान लो मेरे पास ऐसा एक कोई बाउंडेड रीजन मिल गया। ठीक है, और हमें पता है कि हमें सिर्फ बाउंडेड रीजन ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मेरा एक बाउंडेड रीजन, मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, ये मैंने बाउंडेड रीजन मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं कैसे मार्क करना है, क्या करना है, ये मैं भी एग्जांपल लेके बताऊंगा। अभी बस आप थ्योरम लिख लो बस। ठीक है, तो पहला थ्योरम क्या बोलता है कि फर्स्ट थ्योरम ये बोल रहा है कि आपको जो भी सॉल्यूशन मिलने वाला है वो कहां पे मिलने वाला है?
इसी कॉर्नर पे मिलने वाला है, बीच वाले किसी पॉइंट पे आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो सॉल्यूशन मिलने वाला है ए बी सी डी आपको इसे मिलेगा। और यहाँ पे हमें आर क्या दिख रहा है, आर यहाँ पे मुझे बाउंडेड दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आर बाउंडेड होगा और जेड मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको जेड इस केस में मैक्सिमम वैल्यू भी कहीं देगा, ठीक है, और जेड आपको मिनिमम वैल्यू भी कहीं देगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको कहां पे मिलेगा, ये दोनों आपको, है ना, एट ए और बी और सी और डी, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिल सकता, वो हमें पता है, ठीक है। तो इसमें से चार में से किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा होगा, किसी एक पॉइंट पे हमें मिनिमम मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये दोनों वैल्यू एक साथ मिलेगा। क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है। तो अगर वो मिनिमम पूछेगा तो मैं मिनिमम आंसर कर दूंगा, ठीक है। अगर वो मैक्सिमम पूछेगा तो हम मैक्सिमम वाला आंसर कर देंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर बाउंडेड रीजन होगा तो हमें ये दोनों सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ऑप्टिमल में हमें यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमारा थ्योरम हो गया बाउंडेड रीजन के लिए, ठीक है। और इसी का थर्ड भी थ्योरम है, ठीक है, जो थर्ड थ्योरम आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। थर्ड थ्योरम बस मैं लिख दे रहा हूं, बस आप देख लो, है ना। थर्ड थ्योरम में लिख रहा हूं अनबाउंडेड के लिए, ठीक है। तो थर्ड थ्योरम है लेट, फिर से वही मैं लिख रहा हूं, लेट आर बी अ फिजिबल रीजन, फिर से उतना ही आप लिख लो, फिजिबल रीजन, आर बी फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब यहां पे आता है इफ आर इज अनबाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों के लिए मुझे सॉल्व करना है। अनबाउंडेड वाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आज नहीं, जब लेक्चर कंप्लीटली ये चैप्टर खत्म होगा उसके लास्ट में मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा में बना दूंगा जिसमें अनबाउंडेड का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ आर इज अनबाउंडेड तो इसमें ये बोलता है देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन ऑब्जेक्टिव ठीक है। तो ये थर्ड थ्योरम क्या बोल रहा है, तो देखो ये थर्ड थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ आर इज अनबाउंडेड, ठीक है, अगर आर हमारा अनबाउंडेड होता है, ठीक ना, तो अगर आर हमारा अनबाउंडेड है देन मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, जेड की बात बोल रहे हैं, है ना, देन मैक्सिमम और, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। जेड के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, है ना, जेड यहां पे क्या होता है ना, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप ध्यान रखना थोड़ा सा, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। तो अगर आपका आर अनबाउंडेड हो तो अनबाउंडेड के केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है। एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ठीक है, दोनों केस यहां पे पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है, इफ, है ना, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो कहां पे एग्जिस्ट करेगा, है ना, वो क्या बोलता है फर्स्ट थ्योरम कि एग्जिस्ट करेगा तो कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा, ठीक है। तो अनबाउंडेड में हो सकता है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम मिले ही नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मिलता है, इफ इट एग्जिस्ट देन इट मस्ट अकर, ठीक है, इट मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट,
ठीक है, इट मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट ऑफ आर। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो कहां पे करेगा, कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा, या हो सकता है कि नहीं भी करे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जो हमने पहले किया था वही है। तो एक आर फिजिबल रीजन होगा, जेड मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। डिपेंड करता है कि आर हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अगर अनबाउंडेड होता है तो आपका है ना, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर होता है तो कहां पे होगा, वर्टेक्स पे ही होगा, है ना, और कॉर्नर पे ही होगा, और कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी ये वाला जो सिचुएशन आपका बनने वाला है, ठीक है, ये वाला जो आपका सिचुएशन बनने वाला है इस टाइप का, मान लो कि हमारे पास एक फिजिबल रीजन में इस तरीके से ड्रॉ करता हूं जो कि अनबाउंडेड है। ठीक है, ऐसा मान लो मैंने एक फिजिबल रीजन मैंने ड्रॉ किया इस टाइप से। ठीक है, और इसमें आपको दिख रहा है यहां पे कि ये क्या है हमारा, ये दिख रहा है ये क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है ना, अनबाउंडेड, बाउंडेड का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो देखो ये तीन साइड से तो बाउंड है लेकिन एक साइड से ओपन है। ठीक है, तो ओपन है तो ये इसका क्या है ना, ओपन है, तो ये क्या हो गया मेरा आर, मेरा इसको हम क्या लिखेंगे, आर इज अनबाउंडेड, आर मेरा अनबाउंडेड हो गया। और यहां पे आर मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे आपका जेड ऑप्टिमल होगा या नहीं होगा, है ना, यहां पे या तो मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपको दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मिलता है ना, इफ जेड मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट देन, है ना, इफ जेड मिनिमम और मिनिमम एग्जिस्ट देन इट विल बी एट, कहां पे होगा, ये देखो ए, ये भी एक वर्टेक्स है बी, और ये भी एक वर्टेक्स है सी, विल बी एट ए बी और सी। ठीक है, ए और बी और सी अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहां करेगा, या नहीं तो हो सकता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं करे, है ना। और जेड मैक्स और जेड मिनिमम मे नॉट एग्जिस्ट, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डिपेंड करता है। तो इस वाले पार्ट में कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहां पे देखो ये भी कॉर्नर पॉइंट में काउंट होगा। ठीक है, ए बी सी डी ई, यहां पे 5 कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे ई कर लो, ये भी आपका कॉर्नर पॉइंट है, इसमें भी आपका ये कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, ई और ई भी लिख लो। ठीक है, और कहीं पे नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉर्नर है हमें सबको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन बोर्ड सिलेबस। इस टाइप का अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं जेई के पर्पज से, जेई वालों के लिए मैं लास्ट में एक लेक्चर बना दूंगा जहां पे वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारा क्वेश्चन क्या होगा, बाउंडेड रीजन का ही होगा। ठीक है, एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन करोगे उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, जहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हो सकता है आपका बाउंडेड भी मिले, अनबाउंडेड मिले। तो जहां पे आपको अनबाउंडेड दिखे उसको आपको स्किप कर देना है। ठीक है, तो आपको पता है क्या होगा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे कि एग्जाम्पल किस टाइप का होगा और कैसा होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल को मैं एक सॉल्व करके बताता हूं कि मुझे कैसे सॉल्व करना और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, मैं उस स्टेप्स को आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एक, और उस एग्जाम्पल में आपको दिखा होगा, है ना, उस एग्जाम्पल में क्या था कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना बताया था। ठीक है, तो मैं वही प्रॉब्लम फिर से ले रहा हूं। ठीक है, उसी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखाता हूं कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आपको एक शॉप होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे मेरे पास जो आपको एक्सरसाइज 1 है, 12.1 है, उसमें आपको क्या होगा कि इस टाइप से ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन होगा, है ना। तो देखो मैं एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले रहा हूं, तो 250x + 70y, है ना, और क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू दी कंडीशन, सब्जेक्टेड टू दी कंस्ट्रेंट
कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रेंट है, ठीक है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, लास्ट क्लास में ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया था, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अभी आप एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन देखोगे तो वो इसी टाइप से गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या है, z वाला जो गिवन होगा ये मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा और हमें एक कंस्ट्रेंट गिवन होगा, ठीक है, और इसके बेसिस पे वो आपको बोलेगा, है ना। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहां पे आपको लिखा होगा मैक्सिमाइज जेड, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से लिखा होगा मैक्सिमाइज जेड, ठीक है। तो मैक्सिमाइज हमें जेड ये है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, जेड मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, हमें जेड मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को आप देखो, ठीक है। तो स्टेप्स हमें क्या क्या फॉलो करने हैं वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टेप्स पहले आपको ये देखना है कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता है या नहीं, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता है, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लूंगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है तो आप किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिराइव करो, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें कंस्ट्रेंट लिखने हैं, इसके अंडर कंस्ट्रेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे जो हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, कौन कौन सा कंस्ट्रेंट है, पहला कंस्ट्रेंट है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। और आपको दो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बताई थी, है ना, ये कंस्ट्रेंट आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कहां पे सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करना है, उसके बाहर हमें नहीं जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना फिजिबल रीजन बनाने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने x और y प्लॉट किया, ठीक है। सबसे पहले मैं इस कर्व को मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्लॉट करना होता है। तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 60, ठीक है। इस वाले लाइन को आपको प्लॉट करना आता है, लाइन को प्लॉट कर लो पहले, ठीक है। तो 5x प्लस वाई इक्वेशन प्लॉट करना आता है, क्या करेंगे पहले हम एक बार x को 0 करेंगे, y निकालेंगे, y को 0 करेंगे, x निकालेंगे। तो देखो x को 0 किया तो y मेरा 100 हो गया, तो मान लो कि 100 मेरा यहाँ कहीं पे है, ठीक है। प्रोपोर्शनली आप उस तरीके से ड्रॉ कर लो, और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो मान लो मेरा 20 यहाँ कहीं पे है, ठीक है। इस दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा ये एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन एक ड्रॉ कर लो। तो मैं भी डॉट लाइन से बना रहा हूं, ठीक है। आप इसी तरीके से प्लॉट कर लो, मैंने ये प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब देखो एक बार जब ये लाइन प्लॉट हो गया तब इसको हटा दो। अब हमें चेक करना है कि ये वाला जो है ये कौन सा रीजन होगा, क्योंकि इस लाइन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, इस लाइन के इस तरफ वाला पार्ट, इस लाइन के इस तरफ वाला पार्ट, है ना। तो कौन सा रीजन है वो हम कैसे निकालते हैं, ओरिजिन को पुट करके, ये याद है। तो इसमें आप क्या करो, ओरिजिन को पुट कर दो। ओरिजिन को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 100। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब कौन सा रीजन होगा, ओरिजिन हमारा किस रीजन में लाई कर रहा है, फर्स्ट रीजन में लाई कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट रीजन ही हमारा आंसर होगा, क्लियर है ना। अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो हम सेकेंड रीजन को मार्क करते हैं, है ना। इसका मतलब इस लाइन से इस तरफ वाला हमारा रीजन होने वाला है, क्लियर है। और हमें पता है कि हमें x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 रहना है, इसका मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, ठीक है। तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं इस लाइन से, है ना। यानी जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यहां से लेके ये वाला रीजन हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो ये वाला रीजन इस लाइन के इस तरफ वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट मैंने ड्रॉ किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही क्यों प्लॉट किया, क्योंकि हमारा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें सिर्फ यही बताएगा। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस लाइन के बेसिस पे मेरा ये रीजन आ गया, क्लियर है ना। तो ये मेरा एक रीजन मेरा आ गया। तो ये पॉइंट मेरा 20,0 था और ये 0,100 था। अब मैं इसको प्लॉट करूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 60।
तो x को 0 करूंगा तो कितना आ जाएगा y 60, है ना। तो y 60 मान लो यहाँ कहीं पे है, 60 मान लो यहाँ कहीं पे, तो x 0 किया तो y 60, और y को 0 करेंगे तो x 60, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, है ना। तो 60, 0 आएगा। इस दोनों को मैं फिर से ज्वाइन करूंगा, ठीक है, इस दोनों को फिर से ज्वाइन करेंगे तो ऐसा रीजन बन रहा है, ठीक है। अब फिर से इस लाइन ने क्या किया, ठीक है, यहां पे आप फिर से देखो, फिर से इस लाइन ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये रीजन और एक ये रीजन। हम कौन सा रीजन लेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से इस वाले में ओरिजिन पुट करो, है ना। ओरिजिन पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 60, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो हमें इस रीजन को मार्क करना है, ठीक है। तो इस रीजन को मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूं, ठीक है। तो मान लो मैं इस कलर से इस, और क्योंकि हमें x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है ना, तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट को ही मार्क करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को मार्क किया, ये देखो। तो सिर्फ मेरा कौन सा रीजन आंसर हो गया, ये वाला रीजन मेरा आंसर हो गया। दिख रहा है क्या, दिख रहा है आपको, मैंने क्या मार्क किया, ये वाला रीजन मार्क किया, है ना। तो आप पेंसिल से इसको ड्रॉ करना, ठीक है। आप एग्जाम में जब करोगे तो एग्जाम में आपको पेंसिल ही यूज करना, ठीक है। हाइलाइटर वगैरह या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करके नहीं निकालना है, ठीक है। सिर्फ आपको किससे यूज करना है, हाइलाइटर को ही यूज करना है, ठीक है। अब बताओ दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, दोनों का कॉमन रीजन मेरा ये वाला आ रहा है, दिख रहा है क्या, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, दिख रहा होगा आपको, यही रीजन हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है, क्योंकि यही वो रीजन है जहां पे ये इनइक्वालिटी भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये मेरा फिजिबल रीजन है, देखो मैं इसको इस लाइन से इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा आर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, पहला काम हमारा था कि आर मार्क करना। एक बार अगर आप आर निकाल पाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले आर मान लिया। अब देखो आर मेरा क्या आ रहा है, आर मेरा बाउंडेड आ रहा है। आर क्या है हमारा, बाउंडेड रीजन है, दिख रहा है क्या, आर हमारा क्या है, बाउंडेड रीजन है, ठीक है। तो अब मेरा अगर ये बाउंडेड रीजन है तो बाउंडेड रीजन में हमें क्या मिलने वाला है, याद होगा आपको, है ना। थ्योरम 1 क्या बोलता है, थ्योरम 1 ये बोलता है कि जो भी आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है वो कहां पे मिलेगा, वो हमें, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ कहां पे मिलेगा, वो सिर्फ हमें वर्टेक्स पे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम हमारा ये होगा कि हम किसी तरीके से पहले वर्टेक्स फाइंड करें, है ना। तो वर्टेक्स कैसे फाइंड करोगे आप, वर्टेक्स कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो देखो एक वर्टेक्स, देखो पहले इसके वर्टेक्स कौन कौन सा है, एक वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। डी वर्टेक्स देखो हमें पता है, डी वर्टेक्स क्या है, 0,0, दिख रहा है क्या। सी वर्टेक्स हमें पता है क्या है, 20,0। ए वर्टेक्स पता है हमें 0,60। बी वर्टेक्स हमें नहीं पता है, तो पहले हमें बी निकालना पड़ेगा। और बी वर्टेक्स कैसे बनेगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी 5x + y = 100 और x + y = 60 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, दोनों को आप क्या करो, दोनों को सॉल्व कर लो। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4x = 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब x की वैल्यू अगर मुझे 10 मिल गई है, ठीक है, तो x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दोगे तो y कितना मिल जाएगा, 50। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 10 और ये 50, ठीक है। तो देखो मेरा चारों वर्टेक्स मिल गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मुझे वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं पहले सारे वर्टेक्स को लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने देखो चारों वर्टेक्स मिले, क्योंकि मुझे पता है कि सॉल्यूशन हमें कहां पे मिलने वाला है, वर्टेक्स पे ही मिलने वाला है, सॉरी। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन कहां पे मिलने वाला है, सॉल्यूशन हमें वर्टेक्स पे ही मिलने वाला है, क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा, है ना, अब मैं क्या करूंगा, है ना, सारा वर्टेक्स मैंने निकाल लिया। ये वर्टेक्स कितना गया था,
10,50, ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, तो सारा वर्टेक्स मेरा निकल गया। तो देखो जेड हमें पता है, ठीक है। अब हमें जो थ्योरम 1 बोलता है, क्योंकि रीजन आपका बाउंडेड है, तो हमें यह पता है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिलेगा, है ना, और कहां पे मिलेगा, वर्टेक्स पे ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। इस टेबल में मैं यहां पे लिखूंगा वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट जो भी आपको लिखना है वो लिख दो, ठीक है। दूसरा मैं लिखूंगा z इक्वल टू, है ना, ऑप्टिमल जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो z हमारा क्या था, 250x प्लस 75y, क्लियर है ना। तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, और यहां पे मैं जितने भी वर्टेक्स पॉइंट है उसका मैं सीरियल नंबर लिख दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। पहले मैं फर्स्ट नंबर में, देखो फर्स्ट नंबर में, है ना, यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट में लिख देता हूँ, वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितने वर्टेक्स हमारे पास, 4 वर्टेक्स, ए बी, है ना, सी और डी। तो देखो मैंने चारों वर्टेक्स लिख दिया। चारों वर्टेक्स का जो लोग कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट लिख दूं। ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0,60, ठीक है। बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, 10,50, ठीक है। सी वर्टेक्स, सी कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स क्या है, सी का वर्टेक्स कितना है, सी का वर्टेक्स है 20,0 और डी कितना है 0,0, ठीक है। और इस सब के कॉरस्पॉन्डिंग में जेड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। सबके कॉरस्पॉन्डिंग में जेड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। यहां पे देखो, यहां पे आपके पास जेड हमें दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे 0 और वाई की वैल्यू 60, है ना। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 60 पुट करोगे तो कितना होगा, 250 इंटू 0, है ना। यहां पे देखो फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा, 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60, है ना। तो 75 इंटू 60 कितना हो गया, 4500, है ना। तो यहां पे जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4500, क्लियर है। जेड की वैल्यू 10 पुट करो, तो 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50, यहां से आपको कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखना, यहां से आपका आ जाएगा 650, चेक करना, शायद ये आता है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ये निकाला था, है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेक किया था। तो इस वाले के लिए वैल्यू कितनी आ रही थी, 650 आ रही थी, याद होगा, है ना। तो यहां पे हमारे पास ये सॉल्यूशन हमें 650 हमें मिल गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा 20,0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 20,0 पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 5000 आता है। तो क्या करना है, 250 इंटू 20 प्लस 75 इंटू 0 सॉल्व करना है, और 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 0, तो फाइनल 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि बाउंडेड है ना, क्योंकि ये बाउंडेड है, तो हमारे पास इसमें से देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है हमारे पास, सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही है, ठीक है। तो जेड मैक्सिमम हम कितना बोलेंगे, जेड मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, 6500, और ये 6500 हमें कहां पे मिला है, एट किस कॉर्नर पे, एट कॉर्नर 10,50, क्लियर है। यानी x की वैल्यू कितनी होगी 10 और y की वैल्यू कितनी होगी 50, क्लियर है। और दूसरा चीज हमें यह पता है, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन है ना, बिकॉज r इज अ बाउंडेड, ठीक है। तो r हमें बाउंडेड है, तो हमें z मिनिमम भी मिलने वाला है ना। और z मिनिमम हमारे पास कितना होगा, देखो ये क्या हमारे पास z मिनिमम, तो ये मेरा मैक्सिमम हो गया और ये मेरा मिनिमम हो गया। और z मिनिमम आपको कितना मिलेगा, z मिनिमम आपको 0 मिलेगा, और ये कहां पे मिलेगा, एट 0,0 पे, ठीक है। तो क्योंकि z हमारा, क्योंकि r हमारा बाउंडेड है, इसलिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्चुअली में निकालने के लिए बोला क्या गया था, ठीक है, ये निकालने की जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि हमें बोला नहीं गया, मैंने बस ऐसे ही आपको निकाल के शो कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जरूरत हो तब निकालो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमें इसको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, और ऑप्टिमाइज करके हमें मैक्सिमाइज करना है, एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी कितनी बोलेंगे, है ना। तो यहां पे
जेड है ना, और यहाँ पे जेड मैक्सिमम क्या होगा, जेड मैक्सिमम, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ जेड कितना होगा, 6500। ठीक है, और अगर कोई पूछता है कि ऑप्टिमल पॉइंट्स कौन सा है ना, ऑप्टिमल पॉइंट्स कौन सा, ऑप्टिमल पॉइंट्स या ऑप्टिमल फिजिबल पॉइंट्स है ना, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी को हम बोलते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें कहां पे मिल रहा है, x = 10 और y = 50 पे। ठीक है, तो फाइनल हमें यहां तक सॉल्व करके बताना है। क्लियर है, हमें फाइनली यहां तक सॉल्व करके बताना है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किया समझ में आ गया। पहली चीज, आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लो, कंस्ट्रेंट लिख लो, कंस्ट्रेंट को प्लॉट करके आप फिजिबल रीजन निकाल लो। तो यहां पे जो मेरा आर लिखा हुआ है यही हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है ना। और फिजिबल रीजन में हमें बस ये ध्यान रखना है कि आपका अभी के लिए बोर्ड के हिसाब से हमें सिर्फ बाउंडेड फिजिबल रीजन ही करना है। तो आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो किसी किसी में आपको अनबाउंडेड भी मिलेगा। तो अगर आपको अनबाउंडेड मिलता है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, उस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, लेकिन आपको पहले प्लॉट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये और ये बाउंडेड हो गया तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स आप फाइंड कर लो। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आप ये टेबल क्रिएट कर लो। ठीक है, और इस टेबल में हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ, और इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम निकाल लो, मिनिमम निकाल लो। ठीक है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में जो पूछा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल वैल्यू और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो जेड की वैल्यू आती है, ठीक है, जेड की वैल्यू जो आती है ये हमें क्या देता है, ऑप्टिमल वैल्यू होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑप्टिमल वैल्यू होता है ये वाला, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका x और y की वैल्यू है ये क्या है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालने के लिए बोला था इसलिए मैंने मैक्सिमम वाले को मार्क किया। अगर वो मिनिमम बोलता तो मैं इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें अनबाउंडेड वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, तो अनबाउंडेड वाला पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, जेई के लिए मैं लास्ट में अनबाउंडेड को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अलग से निकाल के बता दूंगा, उसमें क्या क्या चीजें करनी है तो उसको हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड के पर्पज से हमारे पास सिर्फ फिजिबल वाला पार्ट ही है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो देखना आप कि इसमें कोई भी मार्क्स आपका कटना नहीं चाहिए। जो भी आप ड्राइंग वगैरह करोगे सब कुछ आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, कोई भी मार्कर या हाईलाइटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, पेंसिल से प्लॉट करो और आप सही, लेकिन थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अब आप एक्सरसाइज 12.1 अब आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आप देखोगे कुछ क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन शायद उसमें से बाउंडेड अनबाउंडेड वाला है। ठीक है, बाकी सारा बाउंडेड है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको अनबाउंडेड या बाउंडेड का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं और सॉल्व करके बता दूंगा, और कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि हमें बाउंडेड करना है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से अपना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्रिएट करना है। ठीक है, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि थ्योरेटिकली कुछ प्रॉब्लम अगर हमें दिए होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करके सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी के लिए आप एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।